हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। अपने क्लास 11th बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। क्लास 11th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जो भी बेसिक है उसके बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में कंप्लीट आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जीव जगत क्या होता है। जीव जगत के बारे में जैसे पहला चैप्टर है उसमें हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया। कंप्लीट चैप्टर है वो जीव जगत का ही है, ठीक है। तो जीव जगत के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था इससे पहले की जो पहला चैप्टर था उसके अंदर, लेकिन दोबारा हम बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में केवल और केवल मेन पॉइंट है वो वर्गीकरण ही है कि जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है और कौन कौन से भागों में जीवों को बांटा गया है, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। तो ये कंप्लीट अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। वर्गीकरण किसको बोलते हैं? सीधी सी और सरल भाषा में हम बात करें कि जैसे कोई एक था उसको दो भागों में बांट दिया, मतलब दो वर्गों में बांट दिया। जैसे ये था तो इसके ये दो भाग बन गए, तो ये क्या हो गया? इसका वर्गीकरण हो गया। मतलब जीव को उसके शारीरिक, उसके आकारिकी, उसके आवास और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग भागों में या अलग अलग वर्गों में बांटना जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवों का वर्गीकरण। यदि हम परिभाषा की बात करें कि जीवों का वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो विभिन्न जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटना जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। ये तो बात हो गई वर्गीकरण की, ठीक है। अब वर्गीकरण है वो क्यों किया जाता है? यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, तो जीवों के बारे में अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करना है तो उस अध्ययन को थोड़ा इजी या आसान बनाने के लिए उन जीवों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। कैसे? जैसे यदि हम बात करें कि मनुष्य प्रजाति है तो मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार के भी मिलेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या माना है? होमो सेपियंस। क्या माना है? होमो सेपियंस। तो जब वो मनुष्य प्रजाति का अध्ययन करते हैं तो केवल और केवल होमो सेपियंस को मद्देनजर रखते हुए करते हैं, ये ना कि सभी का अध्ययन करें। अगर वो मान लो प्रत्येक के बारे में अध्ययन करने बैठ जाएंगे तो अध्ययन करना मुश्किल होगा, क्योंकि प्रकृति पर बहुत सारे जीव हैं। प्रत्येक दिन असंख्य जीवों की खोज होती है, नए नए जीवों की खोज होती है, तो उनके बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीवों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया है। जीवों का वर्गीकरण इसलिए किया गया है क्योंकि जीवों के बारे में अध्ययन को आसान बनाना, मतलब प्रत्येक जीव के बारे में अध्ययन किया जा सके, इसलिए उसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब बात यह आती है कि जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले मतलब प्रारंभ में क्या किया गया? जितने भी जीव थे उनको दो जगत में बांटा। कितने जगत में बांटा? दो जगत में, जिसको क्या बोला गया? द्विजगत पद्धति। क्या बोला गया? द्विजगत पद्धति। द्विजगत पद्धति है वो किसने दी थी? केरोलस लीनियस। किसने दी थी? केरोलस लीनियस। वैज्ञानिक का नाम याद रखना। द्विजगत पद्धति किसने दी थी? केरोलस लीनियस ने। द्विजगत पद्धति थी, उसमें दो जगत बने थे। कौन कौन से बने थे? एक तो बन गया जंतु जगत बन गया, और दूसरा कौन सा बना था? पादप जगत। एक तो कौन सा बन गया? जंतु जगत, और दूसरा बन गया पादपी जगत, ठीक है। द्विजगत में दो जगत बने, जंतु जगत बन गया और पादप जगत बन गया। द्विजगत का किसने दिया? केरोलस लीनियस ने। अब क्या हुआ कि द्विजगत के बाद में क्या होता है कि जैसे किसी के बारे में भी कोई वैज्ञानिक खोज करता है तो उसके बाद में एक नया वैज्ञानिक आता है, उसी खोज को आगे बढ़ाता है। उसके बाद में और कोई नया वैज्ञानिक आता है और वो उस खोज को आगे बढ़ाता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है।
तो यही प्रक्रिया वर्गीकरण के अंदर चली। कैसे चली कि द्विजगत आया, द्विजगत के बाद में त्रिजगत आ गया, त्रिजगत के बाद में चतुर्जगत आ गया, और सबसे लास्ट में आया पंचजगत वर्गीकरण, जिसके बारे में इसी क्लास में हम कंप्लीट बात करेंगे कि पंचजगत वर्गीकरण होता क्या है। तो देखो द्विजगत वर्गीकरण आया तो द्विजगत में जंतु जगत और पादप जगत हो गया। उसके बाद में कौन सा आया? त्रिजगत। तो त्रिजगत में देखो जंतु, पादप, मोनेरा, कौन सा बना? मोनेरा बन गया। चतुर्जगत आया तो उसके अंदर चार कौन कौन से बने? जंतु, पादप, मोनेरा और प्रोटिस्टा बन गया। कौन सा बन गया? प्रोटिस्टा। ये तो था त्रिजगत और चतुर्जगत, जिसके बारे में अपने इससे सिलेबस में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ज़्यादा नहीं बताया गया है। हम बात करेंगे पंचजगत वर्गीकरण की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और अपने जो इससे 11th की बुक है उसमें 3 चैप्टर है जिसके अंदर केवल और केवल इन पंचजगत वर्गीकरण के बारे में ही बताया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर की जितनी भी क्लासें हैं वो प्लेलिस्ट में क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर क्लासें डाली हुई है, तो आप वो क्लासें देख सकते हो। अब है जो दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो इस चैप्टर की क्लासें हैं वो आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। बात हम करते हैं द्विजगत हो गया, त्रिजगत, चतुर्जगत, सीधा सा एक बेसिक दिमाग में रखना। त्रिजगत में 3 जगत कौन कौन से थे? जंतु जगत, पादप जगत और मोनेरा जगत। चतुर्जगत में 4 कौन कौन से थे? जंतु जगत, पादप जगत, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? पंचजगत वर्गीकरण या पद्धति। पंचजगत पद्धति बोलो या उसको वर्गीकरण बोल दो। पंचजगत वर्गीकरण है वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो RH, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, RH वेक्टर ने। किसने दिया था? RH वेक्टर ने। पंचजगत वर्गीकरण किसने दिया? RH वेक्टर ने। कब दिया था? सन 1969 में। सन 1969 में RH वेक्टर ने कौन सा दिया था? पंचजगत वर्गीकरण। अब बात ये आती है कि पंचजगत वर्गीकरण RH वेक्टर ने दे दिया, तो पंचजगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत बने? तो पंचजगत वर्गीकरण में देखो सबसे पहले था मोनेरा। कौन सा था? मोनेरा जगत। ठीक है। दूसरा जगत बना वो कौन सा बना? प्रोटिस्टा जगत बना। कौन सा जगत बना था? प्रोटिस्टा जगत बना था। और तीसरा जगत बना वो बना कवक। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। और चौथा था वो था प्लांटी। और पांचवा था वो था एनीमिलिया। एनीमिलिया पांचवा कौन सा था? एनीमिलिया। प्लांटी मतलब पादप जगत, एनीमिलिया मतलब जंतु जगत। इसको क्या बोला जाता है? पादप जगत भी बोला जाता है। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? जंतु जगत भी बोला जाता है। आपके चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो 11th क्लास में, आपको ये क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर 100% मिल जाएगा कि पंचजगत वर्गीकरण किसने दिया और 5 जगत है वो कौन कौन से हैं, उन जगतों के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली या मेन एग्जाम है 11th क्लास का, उसके अंदर 100% मिल जाएगा। तो ये अच्छी तरह से याद रखना कि पंचजगत वर्गीकरण किसने दिया था? RH वेक्टर ने दिया था। ठीक है। कब दिया था? 1969 में दिया था। कौन कौन से थे 5 जगत? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिलिया। अब देखो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर में इन सभी जगतों के बारे में पढ़ेंगे। बात यह आती है कि पंचजगत वर्गीकरण बन गया। पंचजगत वर्गीकरण बना तो वो 5 जगत वर्गीकरण तो बना दिया, लेकिन उसका प्रमुख आधार क्या था? भाई ये 5 जगत बने तो ये 5 जगत किस आधार पर बनाए गए? 5 जगत जो बने थे वो पांचों जगतों को किस आधार पर बनाया गया था? कौन कौन से मेन पॉइंट हैं उनको रखा गया, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये आप लोगों के क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लेना। ठीक है। याद रखना द्विजगत किसने दिया, कौन कौन से थे, पंचजगत किसने दिया और 5 जगत कौन कौन से थे। वर्गीकरण क्या होता है? जीवों को अलग अलग भागों में बांटना। अब आगे का टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो 5 जगत बना, जीवों को 5 भागों में बांटा, उनका प्रमुख आधार क्या था? किस आधार पर उनको 5 जगतों में बांटा गया? तो देखो अगला जो अपना पॉइंट है, अगला अपना पॉइंट है पंचजगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षण। पंचजगत
वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षण। एक छोटा सा और इजी सा पॉइंट है कि पंच जगत वर्गीकरण। क्लियर हो गया क्या होता है पंच जगत वर्गीकरण, किसने दिया था, कौन कौन से हैं, हो गया कंप्लीट। पंच जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षण क्या क्या होते हैं। भाई 5 जगतों में जीवों को बांटा तो उसमें प्रमुख लक्षण कौन कौन से माने गए थे। भाई किस आधार पर बांटा गया था। जैसे मान लो कि आपको क्लास है 2 भागों में डिवाइड होती है, तो एक क्लास में होशियार स्टूडेंट बैठते हैं, दूसरी क्लास में उससे डाउन स्टूडेंट है उनको बैठाया जाता है, या फिर अल्फाबेटिक बैठाया जाता है कि भाई ए से के तक इसमें बैठेंगे, के से आगे वाले इसमें बैठेंगे, या कोई अन्य कारण जैसे अपनी इच्छा के अनुसार भी कि भाई आप किससे वातावरण में ढल सकते हो, तो आपका एडजस्ट कौन सी क्लास में हो सकता है, उस आधार पर क्लास का भी डिवाइड होता है A, B, C, D इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जीवों का भी जो डिवाइड हुआ 5 भागों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, तो उसका कारण क्या था, उसमें कौन कौन से पॉइंट थे जिनको रखकर उनका अलग अलग भागों में बांटा। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था वो कौन सा था, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक मतलब जो जीव थे उनको क्या बांटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। सबसे पहली बात प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, सीधा सा स्पष्ट याद रखना। वे जीव जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखाई देता है, वे जीव जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखाई देता है, मतलब नग्न आंखों से स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखाई देता है, उनको तो क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक। और जिनके अंदर स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है, जैसे मनुष्य तो उसमें दिखाई देता है, उनको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो दोनों परिभाषाएं क्लियर होगी। प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं और यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे, जिसके अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखाई देता है, उनको तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। जैसे नील, हरित, शैवाल, बैक्टीरिया, इनके अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं बनता है, तो वो तो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक अधिकांश स्तनधारी जीव होते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं, अधिकांश उच्च वर्ग के पादप होते हैं, उनमें भी यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं दिख रहा है, केंद्रक को जब देख रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है, वो तो हो गए प्रोकैरियोटिक। और जिनमें दिख रहा है वो कौन से हो गए, यूकैरियोटिक। तो मेन तो पहला पॉइंट तो ये आधार माना गया कि प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक। जैसे 5 जगत है ना, तो उनमें से सबसे पहला था, कौन सा था, सबसे पहला पॉइंट मोनेरा, वो प्रोकैरियोटिक। बाकी चारों के चारों क्या बन गए, यूकैरियोटिक। वो कैसे बने कैसे नहीं बने वो आगे हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट था पोषण, मतलब कौन सा जीव कैसे खाना खाता है। भाई कौन सा जीव किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे अलग अलग वर्गों में बांटा। कौन सा जीव किस प्रकार से भोजन ग्रहण कर रहा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया। कैसे बांटा गया, पोषण किसको बोला जाता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब जितने भी जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पे, उन सभी जीवों को पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो कौन से होते हैं, स्वपोषी, एक तो कौन से होते हैं, स्वपोषी, और दूसरे कौन से होते हैं, विषम पोषी या परपोषी भी बोलते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, विषम पोषी या परपोषी। अब देखो स्वपोषी जीव होते हैं, मतलब स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी जीव किसको बोला जाता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको तो क्या बोला जाता है, स्वपोषी। इसके अंदर किनको सम्मिलित किया गया है, हरे पादपों को सम्मिलित किया है। केवल और केवल किसको सम्मिलित किया जाता है, हरे पादपों को सम्मिलित किया जाता है। स्वपोषी किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको स्वपोषी बोलते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको विषमपोषी बोलते हैं। तो मनुष्य स्वपोषी होता है या विषमपोषी होता है, मनुष्य क्या होता है, विषमपोषी होता है। क्यों,
क्योंकि मनुष्य भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। हम अनाज प्राप्त करते हैं तो वो पौधों से, सब्जी है वो भी पौधों से, इसलिए मनुष्य किस प्रकार का होता है, विषमपोषी। तो सबसे पहली बात देखो, स्वपोषी किसको बोलेंगे, परिभाषा, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी किसको बोलेंगे, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और विषमपोषी किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, विषमपोषी कहा जाता है। जैसे मनुष्य भी क्या होता है, विषमपोषी। अब विषमपोषी बहुत प्रकार के होते हैं। विषमपोषी है उनको अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिससे जैसे मान लो एक तो होता है परजीवी। विषमपोषी में क्या होता है, एक परजीवी। परजीवी किसको बोलते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। निर्भर सभी रहते हैं, लेकिन एक विशेषता क्या होती है, अमरबेल नाम सुना होगा, अमरबेल। ये क्या करती है कि किसी पेड़ के चारों तरफ लिपटी हुई रहती है। अब क्या करेगी, वो पेड़ है, खाना भोजन बना रहा है तो उसको प्राप्त कर लेगी। अगर वो पेड़ नष्ट हो गया, मर गया, तो वो अमरबेल है वो भी मर जाती है। मतलब परजीवी किसको बोलते हैं, जो दूसरों पर शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करती है। अगर दूसरा जीव है वो भोजन कर रहा है तो खुद भोजन करेगा, अगर दूसरा भी मर गया है तो खुद भी अपने आप को नष्ट कर लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है। अगला दूसरा मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी किसको बोला जाता है, वे जीव जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। या हम बात करें कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मर्तोपजीवी कहा जाता है। मर्तोपजीवी किसको बोलते हैं, वे जीव जो सड़े गले अकार्बनिक पदार्थ या मरे हुए जीव होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मर्तोपजीवी कहा जाता है। उसके पश्चात तीसरा देखो, शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी किसको बोलते हैं, वे जीव जो हरे पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उनको क्या बोला जाता है, शाकाहारी बोला जाता है। शाकाहारी किसको बोला जाता है, जो हरे पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उनको शाकाहारी बोला जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। अगला मांसाहारी। मांसाहारी किसको बोलेंगे, जो भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करते हैं, मतलब मांस खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मांसाहारी। जैसे शेर, चीता, ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अगला पॉइंट है सर्वाहारी। सर्वाहारी किसको बोलते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब जो हरे पादपों को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सर्वाहारी बोला जाता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है मनुष्य, सूअर, ये किसके अंदर सम्मिलित होते हैं, सर्वाहारी में। मतलब ये हरे पादपों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे और मांस भी खाते हैं, इस कारण से इनको किस में सम्मिलित किया गया है, सर्वाहारी। अब इसके अंदर देखो और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कीट पक्षी होते हैं, सहजीवी, एक ये नाम याद रखना, सहजीवी। सहजीवी, सहजीवी किसको बोलते हैं, जो दूसरों के सहारे, मतलब साथ में रहकर क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत काम खुद भी करते हैं और थोड़ा बहुत साथ वाला है वो दोनों मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, सहजीवी। कीट पक्षी भी होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो कीटों का भक्षण करते हैं उनको कीट पक्षी बोला जाता है। तो ये हो गया पोषण के आधार पर, समझ में आ गया होगा। स्वपोषी, विषमपोषी, विषमपोषी के ये भाग है विभिन्न। स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगर मान लो आपको इसके अंदर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए और वो पूछिए कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई, आपको अच्छी तरह से दोबारा समझाया जाएगा, ठीक है। और अगले जो भी क्लास बनती है उसके अंदर उस टॉपिक को दोबारा बता दिया जाएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 11th क्लास की क्लासें अब स्टार्ट हुई है इसी चैनल पे, अपने 12th की चल रही थी, तो 12th के भी अगर कोई है अपने आप लोगों के मान लो जान पहचान में, परिवार में, तो उनको भी बताना कि इस 12th क्लास की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ की क्लासें हैं वो भी चल रही है। और 11th क्लास की है वो भी सभी सब्जेक्ट की क्लासें हैं इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो अपने जो भी साथ वाले हैं उनके साथ में भी वीडियो को शेयर करना।
2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पोषण। अब तीसरा पॉइंट, इसी के अंदर तीसरा पॉइंट है, कौन सा है? एक कोशिकीय, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये तीसरा पॉइंट है एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय किसको बोलते हैं? बिल्कुल इजी है, सबको पता है। वे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनता है उनको क्या बोला जाता है? एक कोशिकीय बोला जाता है। जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बनता है उन्हें एक कोशिकीय